हेलो दोस्तों, मैं नाम सी एस सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम बात करेंगे रिडक्स के एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्टली 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले रिएक्ट डेवलपर से पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप रिडक्स टूल किट पे काम करते हो, लार्ज रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हो या फिर सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने इंटरव्यू के जो भी आज क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूं उसकी पूरी लिस्ट आई होगी। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और आज मैं आपको इसी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोफेशनल लेवल पे फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी इन सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को पहले देख ले, क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चन की जो लिस्ट दिखाई है, इन लिस्ट में जितने भी आंसर है वो आपको उन वीडियो से ही मोस्टली आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने मिस कर दी है तो। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोस्टली कैंडिडेट इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं। मैं आपको ये सारे पॉइंट भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। रिडक्स में स्टेट इम्यूटेबल क्यों होती है? दोस्तों, रिडक्स एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। अगर स्टेट म्यूटेबल होगी तो प्रीवियस स्टेट ट्रैक नहीं होगी। इम्यूटेबल स्टेट से टाइम ट्रेवल डीबगिंग पॉसिबल होता है, चेंज डिटेक्शन फास्ट होता है, प्योर फंक्शन मेंटेन होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। रिडक्स टूलकिट इंटरनली इमर यूज करता है जो कोड को म्यूटेबल जैसा लिखने देता है, लेकिन एक्चुअल में इम्यूटेबल अपडेट करता है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है और इसका आंसर जो आपको मैंने बताया है, इनको मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, स्टेट इम्यूटेबल क्या होती है? दोस्तों, ये क्या करता है कि आपके जो स्टेट है उसको नया स्टेट बना के देता है, यानी कि आपका जो भी स्टेट अब जब भी कुछ हम अपडेट करते हैं तो वो नया स्टेट रिटर्न करता है। तो दोस्तों, स्टेट इम्यूटेबल यही होती है। और ये क्यों होती है इसके बारे में भी अभी मैंने आपको इसी आंसर में बताया था। यह क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हम स्टेट को अपडेट करेंगे, मतलब कि हम म्यूटेबल करेंगे, अगर स्टेट को म्यूटेबल रखते हैं और इम्यूटेबल नहीं होता है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसे केस में क्या होगा, हम स्टेट का जो हिस्ट्री होता है हम उससे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, टाइम ट्रेवल डीबगिंग नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से रिडक्स में इम्यूटेबल स्टेट होती है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिडक्स टूलकिट और ट्रेडिशनल रिडक्स में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल रिडक्स एक्शन अलग, एक्शन टाइप अलग, रिड्यूसर अलग, स्विच केस बॉयलर प्लेट। रिडक्स टूलकिट क्रिएट स्लाइस, कॉन्फ़िगर स्टोर, बिल्ट इन थंग सपोर्ट, लेस बॉयलर प्लेट, डेप्टूज इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक। रिडक्स टूलकिट ओपिनियनेटेड सेटअप देता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्फोर्स करता है। दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल्स के साथ बता देता हूँ। इसका जो आंसर है इसको भी मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ट्रेडिशनल रिडक्स क्या है? जो हमारा पुराना रिडक्स होता है, और जो रिडक्स टूल किट है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलता है, हर कंपनी इसी को प्रेफर करती है। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेडिशनल रिडक्स की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्शन जो होती है वो अलग से होती है, इसके बाद उसके टाइप भी अलग होते हैं, फिर आपके रिड्यूसर भी अलग होते हैं। तो दोस्तों, हम सीधे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो पहले जो रिडक्स होते थे उसमें क्या होता था, उसमें मोस्टली चीजें हमें मैन्युअली ही करना पड़ता था, सारी चीजें हमें मैन्युअली बनाना पड़ता था, सारी फाइल से लेकर सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। इसके बाद दोस्तों, रिडक्स टूल की टाइम जिसने हमारी ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। रिडक्स टूल की क्या करता है, सबसे पहले तो आपको एक स्लाइस बना के देता है जिसके अंदर आपका रिड्यूसर, आपका एक्शन सब कुछ एक ही फाइल के अंदर रखता है और उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो दोस्तों, रिडक्स टूल किट जो है वो मेनली यही सारी चीजें करता है। साथ ही आपका जो कोड है वो लेस बॉयलर प्लेट होता है। और दोस्तों, इसके साथ टूल किट में हमें इनबिल्ट थंक भी मिलता है, साथ ही
डैप टूल्स इंटीग्रेशन भी होती है, यानी कि जो डैप टूल्स होती है वो हमें रिडक्स टूल किट में मिल जाता है। तो दोस्तों रिडक्स टूल किट अपने आप में हमारे लिए काफी बेटर होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम रिडक्स में जो ओपनएनेटेड सेटअप है वो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे दोस्तों फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क में क्या होता है दोस्तों, हमें एक आर्किटेक्चर मिल जाता है पूरे फ्रेमवर्क का। तो आर्किटेक्चर में हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशन खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों सेम समझ लिए जो रेडस का टूल किट है वो भी यही किया है। उसने क्या किया है, ये इसका जो ओपनएनेटेड जो सेटअप है वो यही कह रहा है कि इसमें क्या हुआ है कि इसने एक आपको आर्किटेक्चर पूरा बना के दे दिया है, और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप आंसर अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको आप इस लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिडक्स में मिडलवेयर क्या होता है। दोस्तों मिडलवेयर एक फंक्शन है होता है जो एक्शन और रिड्यूसर के बीच में इंटरसेप्ट करता है। यूज केसेस, एपीआई कॉल्स, लॉगिन, एरर हैंडलिंग, असिंक, एग्जांपल रिडक्स थंक। साथ ही मिडलवेयर एक्शन को मॉडिफाई भी कर सकता है या असिंक लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकता है बिफोर रिड्यूसर हैंडलेस इट। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मिडलवेयर है ना, मिडलवेयर का काम क्या है कि जैसे हमारा जो एक्शन है और हमारा जो रिड्यूसर है, इन दोनों के बीच में जो भी एक कनेक्शन बनाता है या जो भी कुछ हमें काम करना होता है, इन दोनों के बीच में हमें कुछ भी कमांड देनी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको आंसर में बताया था, एरर हैंडलिंग करनी होती है या फिर लॉग इन कराना पड़ता है। जो भी कमांड हम बीच में देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हम जो भी एक्शन लेते हैं, तो दोस्तों ये हमारा मिडलवेयर होता है रिडक्स के केस में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिडक्स में असिंक ऑपरेशन कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों रिडक्स खुद सिंक्रोनस है, असिंक लॉजिक मिडलवेयर हैंडल करता है। ऑप्शन रिडक्स थंक, रिडक्स सागा, क्रिएट असिंक थंक, रिडक्स टूल किट के लिए। मैं आपको इसकी थोड़ी और डिटेल्स में बता देता हूँ इसका आंसर। दोस्तों जो हमारा जो रिड्यूसर होता है ना, रिड्यूसर में हम बीच में एपीआई को कॉल नहीं कर सकते, या फिर टाइम सेट वगैरह जो होता है, टाइम आउट होता है, उसको हम नहीं नहीं लगा सकते। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रॉमिस होता है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन काम के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम रिडक्स में मिडलवेयर को यूज करते हैं, मिडलवेयर के थ्रू हम ये सारे काम करते हैं। और अगर हम रिडक्स थंक की बात करें तो रिडक्स में असिंक को हैंडल करने के लिए सबसे पॉपुलर होता है रिडक्स थंक, जो कि आपका रिडक्स टूल किट में इनबिल्ट होता है। रिडक्स टूल किट में असिंक को हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका है क्रिएट असिंक थंक। ये क्या करता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली 3 स्टेट में ले जाता है, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्शन। दोस्तों इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम एपीआई को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एपीआई कॉल करना होता है तो हम असिंक थंक का यूज करके हम एपीआई को भी कॉल कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ फ्लो भी बता देता हूँ। यूजर जैसे ही क्लिक करता है, लोडिंग ट्रू होता है और फिर एपीआई कॉल होती है। इसके बाद सक्सेस एरर होता है और फिर स्टेट अपडेट होता है, और उसके बाद आपका जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर होता है। और रिडक्स टूल किट में क्रिएट असिंक थंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉर्मलाइजेशन इन रिडक्स क्या होता है। लार्ज एप्स में नेस्टेड डाटा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जांपल यूजर, पोस्ट, कमेंट्स, डीप नेस्टिंग। बेस्ट प्रैक्टिस डाटा को फ्लैट स्ट्रक्चर में स्टोर करना। वाई, इजी अपडेट, लेस डुप्लीकेशन, बेटर परफॉर्मेंस। रिडक्स ऑफिसर डॉक्स भी नॉर्मलाइज्ड स्टेट रिकमेंड करता है। दोस्तों इसको भी हम डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों होता है क्या है कि जो हमारे स्टेट होते हैं, जैसे हमारा जो भी स्टेट का जो डाटा आता है किसी भी एपीआई से आता है, तो वो काफी अलग फॉर्मेट में भी आ सकता है, लेकिन जिसमें क्या होता है स्टेट नेस्टेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। बट रिडक्स क्या करता है, रिडक्स इन डाटा को अपने फॉर्मेट में बना देता है और उसमें एक आईडी पास कर देता है, और उस आईडी के जरिए जो भी अपडेट वगैरह करना होता है तो उसमें हमें स्टेट नेस्टेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो हम आईडी के जरिए ही, जो भी हमारा जो रिडक्स होता है वो आईडी के जरिए उसको
कंप्लीट कर देता है। रिडक्स में नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी डाटा है वो आपका रिलेशन डाटा के साथ स्टोर होता है और फिर हमारे जो नेस्टेड होती है वो ऑब्जेक्ट में खत्म हो जाती है और हमारे जो भी चीज यूज होता है हमारे आईडीज के ही जरिए हम रिडक्स उसको यूज करता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिडक्स परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूजर सिलेक्टर केयरफुली यूज करें, मेमोराइजेशन रीसिलेक्ट, स्प्लिट रिड्यूसर्स, अवॉइड अननेसेसरी री रेंडर, रिएक्ट डॉट मेमो। सिलेक्ट मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना लार्ज ऐप में परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। दोस्तों इसको भी हम पूरे डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों रिडक्स कभी स्लो नहीं होता है, सबसे पहले आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, रिडक्स कभी स्लो नहीं होता है। अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करते हैं तब ये स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट के डाटा होते हैं उसको नॉर्मलाइज तरीके से आपको यूज करना होता है। दोस्तों अगर हम यूज सिलेक्टर की बात करें तो यूज सिलेक्टर में हम जब स्टेट पास कराते हैं तो दोस्तों स्टेट पे हम पूरा का पूरा स्टेट पास ना कराए, हम सिर्फ वही स्टेट का कॉलम्स को राइट करें जो हमें चाहिए। अगर हम पूरा स्टेट पास करा देते तो दोस्तों बार बार वो क्या होता है, जितनी बार आपका यूज सिलेक्टर यूज हो रहा था उतनी बार वो पूरा का पूरा कोड ही रेंडर हो रहा होता है। तो आपको सिर्फ स्टेट के उसी कॉलम्स को पास कराना है यूज सिलेक्टर में जिसकी आपको नीड है। रिडक्स डेप टूल्स का क्या रोल है? डेप टूल से एक्शन ट्रैक, स्टेट हिस्ट्री, टाइम ट्रैवल डिबगिंग, एक्शन रिप्ले। दोस्तों इंटरव्यू में ये जरूर बताएं कि डेप टूल्स प्रोडक्शन में डिसेबल करना होता है। दोस्तों डेप टूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आ, हमारे रिडक्स में। इसमें हमारे को क्या होता है कि बहुत सारे डिटेल्स में जैसे कि हमें अगर हम स्टेट की बात करें तो हमें स्टेट की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है, हम एक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसे कोई भी एक्शन होता है, जो भी हम एक्शन लिखते हैं उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल के अकॉर्डिंग हम डिबगिंग को देख सकते हैं। तो डेप टूल्स में काफी चीजें हैं जो हमें यूज करने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिडक्स वर्सेस कंटेंस्ट एपीआई, कब रिडक्स चूज करें? दोस्तों रिडक्स यूज करें जब कॉम्प्लेक्स स्टेट हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स डीपली नेस्टेड हो, लार्ज स्केल ऐप हो, मिडलवेयर रिक्वायर्ड हो, टीम बेस्ड डेवलपमेंट हो। कंटेंट्स एपीआई यूज करें जब स्मॉल ऐप, सिंपल स्टेट, शेयरिंग, नो असिम लॉजिक। दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की डिटेल्स की तो दोस्तों मैं आपको इसमें आपको सिंपल सा ही आंसर दूंगा। अगर हम कंटेंट्स एपीआई की बात करें तो दोस्तों कंटेंट्स एपीआई आप नॉर्मल प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो स्मॉल से मीडियम प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में आप कंटेंट्स एपीआई को यूज करें जिसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगने, ज्यादा कंपोनेंट पास नहीं होने, ज्यादा प्रॉप्स पास नहीं होने, ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं बनने और बहुत ज्यादा स्टेट अपडेट नहीं होने। तो ऐसे केस में कंटेंट्स एपीआई को यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब प्रोजेक्ट मीडियम से लार्ज होता है, प्रोजेक्ट बड़ा होता है, उसमें काफी लॉजिक हो जाते हैं, काफी ज्यादा फीचर आ जाते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स आ जाते हैं और हर टाइम टू टाइम में स्टेट अपडेट हो रहे होते हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में हमें रिडक्स यूज करना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्लियर कर दिया इन दोनों के बीच का, तो आप इसको डिटेल्स के साथ भी समझ सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्लाइस स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करें। फीचर, ऑथ, कार्ड, प्रोडक्ट्स, ईच फीचर में स्लाइस, सिलेक्टर्स, असिंक लॉजिक, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर स्केलेबल होता है। दोस्तों स्लाइस स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको और भी डिटेल्स में बता देता हूँ। दोस्तों जैसे जो हम स्लाइस बनाते हैं तो दोस्तों हम ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी स्लाइस बना लें, नहीं दोस्तों, उसको आप वो प्रोफेशनल तरीके से बनाओ, अच्छा आर्किटेक्चर रखो अपने कोड का। जैसे कि आप पहले एक फोल्डर बनाओगे, हमने एक फोल्डर बना लिया स्लाइस के नाम से या फीचर के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया और उस फोल्डर में आपके जो भी फीचर आते हैं, जितने भी आपके फीचर आते हैं, जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, यूजर से रिलेटेड जितने भी फीचर आएंगे तो आप एक यूजर का एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर फिर जो भी फीचर आप बना रहे हो उनकी स्लाइस की फाइल सेपरेट रखना है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर वेंडर है तो वेंडर का भी हम एक फोल्डर बनाएंगे और वेंडर के अंदर जो भी हमारे फीचर आते हैं उसके भी हमें सेपरेट स्लाइस फाइल रखना है। तो दोस्तों जो स्प्लिट स्लाइड है
उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इससे आपका कोड का जो स्लाइस है वो उसका स्ट्रक्चर काफी स्मूथ होगा और आपको काम करने में भी काफी इजी होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिडक्स में कॉमन मिस्टेक क्या होती है? डायरेक्ट स्टेट म्यूटेशन, ओवर यूजिंग ग्लोबल स्टेट, पुअर फोल्डर स्ट्रक्चर, टू मैनी रीरेंडर, नो मेमोराइजेशन। दोस्तों अगर आप रिडक्स यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ डेवलपर हो, लेकिन दोस्तों अगर आप रिडक्स को समझ के उस पे काम कर रहे हो तो दोस्तों आप एक प्रोफेशनल हो। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझो, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इंटरव्यू अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे आपके। आपको सिंटैक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ सिंटैक्स से समझने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। दोस्तों इसके बाद जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो दोस्तों इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा जो कि मोस्टली कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जब भी इंटरव्यू देने जाए तो बिल्कुल ही नॉर्मल होके जाए। हमें जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी है वो हमारे माइंड में हम पहले ही अगर हम सेट कर लेते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए तो दोस्तों हम इंटरव्यू के केस में काफी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हमें पता होता है बट वहां पे हम बोल नहीं पाते। तो दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल ही नॉर्मल बना के जाए। आप ये सोच के जाए ये जॉब अगर मेरे को मिल जाए तो गुड एंड वेल है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। दोस्तों मेहनत करनी है आपको, अगर डरना है इंटरव्यू के टाइम में जैसे डर होता है तो वो डर आप पहले रखो। पहले अगर रखोगे तो आप तैयारी अच्छे से करोगे। इंटरव्यू के टाइम में अगर आप डरोगे तो दोस्तों आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाओगे। इसी वजह से इंटरव्यू को बिल्कुल बिंदास होके जाना है इंटरव्यू देने के लिए। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक सबसे मेन चीज बताऊंगा, होता है क्या है दोस्तों, इंटरव्यू जब इंटरव्यू होते हैं ना तो इंटरव्यू के केस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिक्रूटर हमसे पूछता है और उसके आंसर हमें पता रहते हैं बट हम वहां पे नहीं बोल पाते। हम जब घर आके उस आंसर को देखते तो हमें लगता है कि यार ये तो इसके बारे में तो हमें पता था बट हम बोल नहीं पाए। दोस्तों होता है क्या है कि जब रिक्रूटर कोई भी क्वेश्चन करता है हमसे तो क्वेश्चन करते समय ना दोस्तों वो अपनी लैंग्वेज यूज करता है, वो लैंग्वेज भी काफी प्रोफेशनल यूज करता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने अभी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था ना ये इम्यूटेबल के बारे में, स्टेट इम्यूटेबल क्या होती है, क्यों होती है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें पता रहता है। अब हमें ये नहीं पता ये स्टेट इम्यूटेबल क्या है। तो दोस्तों अगर हमें ये नहीं पता तो आप रिक्रूटर से बोलो सर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में मेरे को बता दो, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दोस्तों अगर आप रिक्रूटर से बोलोगे, इंटरव्यूअर से बोलोगे तो वो आपको बताएगा डिटेल्स में, ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको फिर आपकी ही लैंग्वेज में समझाएगा। जैसे अगर आप उसको बोलते हो कि सर इम्यूटेबल स्टेट आप थोड़ा डिटेल्स में मेरे को बता सकते हैं तो वो दोस्तों फिर आपसे वो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा। कैसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि रिडक्स में जो स्टेट होते हैं स्टेट न्यू स्टेट ही रिरेंडर क्यों होते हैं। तो दोस्तों देखो उस इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कितना फर्क हो गया ना। अब इसमें क्या है कि हमें पता है रिडक्स में स्टेट री रेंडर की होते हैं, ये चीज तो हमें पता है भाई री रेंडर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमें हिस्ट्री वगैरह ट्रैक करनी होती है, डीबगिंग टाइम टू टाइम टाइम ट्रैवल में चेक करनी होती है। तो इस वजह से ये जो स्टेट है उसको न्यू स्टेट को रिटर्न करता है, अपडेट नहीं करता है। और दोस्तों अपडेट यानी कि अभी जैसे हमने आंसर में म्यूटेशन की बात बोले थे, म्यूटेशन यानी कि स्टेट को अपडेट करना। अगर हम स्टेट अपडेट करेंगे तो उस केस में यह क्या हो रहा था, उस केस में दोस्तों हमारे जो ये बेनिफिट्स है जो मैंने अभी आपको बताए थे ये हमें नहीं मिल पाएंगे, यानी कि स्टेट की प्रीवियस ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अगर हम रिक्रूटर से ये चीज कर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा आप पूछ सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया, थोड़ी डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों जब रिक्रूटर दोबारा डिटेल्स के साथ पूछता है तो अपनी आप ही आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये कोई इसका आंसर यही है और रिक्रूटर ने ये वाले में से क्वेश्चन किया। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रहे जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो पहले ही आप हार मत मानो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। नहीं दोस्तों पहले आप रिक्रूटर से अच्छे से उससे सवाल करो, अच्छे से समझो, डिटेल्स के साथ उससे पूछो। दोस्तों हमारे यहाँ भी इंटरव्यू होते हैं तो हमसे भी कैंडिडेट मैं अपनी लैंग्वेज में जब उनसे
इंटरव्यू लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ, कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, तो दोस्तों वो भी नहीं समझ पाते कभी-कभी। मेरे बोलने का तरीका अलग है, उनका समझने का तरीका अलग है। तो दोस्तों जब वो नहीं समझ पाता है तो मैं फिर उसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से उसको समझाता हूँ, चाहे मुझे जैसे भी उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो मैं करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसको अगर आंसर पता होता है तो वो फिर वो अपनी लैंग्वेज में आंसर भी बता देता है। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले हार नहीं माने, अपने रिक्रूटर को डिटेल्स के साथ बोले, सर मेरे को डिटेल्स के साथ क्वेश्चन आप बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।